हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम श्रद्धा दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम एक लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत एपिसोड, जिस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। दर्शकों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम को आप बहुत पसंद कर रहे हैं और लगातार आपके रिव्यूज़, फीडबैक जो हमें मेल के ज़रिए, कॉल के ज़रिए मिलते रहते हैं, वो हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में कुछ और नया, हर बार कुछ डिफरेंट बातचीत की चर्चा लेकर आते रहें। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में निपुणता हासिल किए हुए हमारे एक्सपर्ट गीतांशु मल्होत्रा जी। गीतांशु जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। थैंक यू जी। गीतांशु जी के साथ हमने कई बार बहुत सी बातों के बारे में चर्चा की और कई बार हमने ये जाना कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जितना कुछ आज तक समझते आ रहे थे, उसको और समझने और गहराई तक जानने के लिए उनका परामर्श भी जानना ज़रूरी है। द वे ही लुक्स एट द एस्ट्रोलॉजी, वो एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और आज उसी से जुड़ते हुए मैं इनसे बात करना चाहूँगी रिलेशनशिप्स के बारे में, क्योंकि रिलेशनशिप हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ ताल्लुक़ रखते ही हैं। कोई ना कोई रिलेशनशिप होता ही है, चाहे वो 5 मिनट का जुड़ा हुआ हो या ताउम्र का जुड़ा हुआ हो। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि रिलेशनशिप्स कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। रिलेशनशिप्स तो सारी ज़िंदगी का दारोमदार ही रिलेशनशिप्स के ऊपर है, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हैंडल करती है। एक ज़रिया आपने देखा होगा, जब हम मिलान करते हैं हॉरोस्कोप्स का, उसका एक तरीका रहता है जिसमें आपने सुना होगा कि इतने गुण मिले और इतने गुण नहीं मिले। ये जो गुण की पद्धति है, ये इमोशनल बेस्ड पद्धति है। इमोशन बेस्ड का मतलब है ये चंद्रमा और उसके नक्षत्र के ऊपर बेस्ड है। आपके और आपके पार्टनर्स की इमोशनल कंपैटिबिलिटी कितनी है, वो ये चार्ट बताता है। ज़्यादातर पंडितों से आपने सुना होगा कि ये 28 गुण मिलते हैं, इसमें 16 गुण मिलते हैं, इसमें 32 गुण मिलते हैं। ये मून का रिलेशनशिप है। मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करती है। वो फर्दर पार्ट्स हैं इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी। आप दोनों की आपस में इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी क्या है, जैसे आप लोगों का माइंडसेट कैसा है, आप दोनों आपस में सोचते कैसे हैं, क्या एक दूसरे की सोच विरुद्ध है। इमोशंस होना एक अलग बात है, सोच होनी एक बहुत डिफरेंट बात है। तो इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप लोग कितने कंपैटिबल है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी पहले डिटरमाइन कर सकती है। दूसरा एस्पेक्ट जो मैंने बात करी वो इमोशनल है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। और तीसरा एस्पेक्ट है एनर्जी लेवल्स का एस्पेक्ट। ये एनर्जी लेवल्स का एस्पेक्ट एक फिजिकल एस्पेक्ट है, आप में कितनी क्षमता है कर्म करने की। एक पार्टनर बहुत हार्ड वर्किंग है, दूसरा पार्टनर उतना हार्ड वर्क नहीं इनपुट कर पाता। ये भी रिलेशनशिप्स को स्पॉइल करने का एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है, मगर आगे जाके बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम मेट्रोज़ में रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, काम करना है, जॉब भी करनी है, घर भी संभालना है, उसके अलावा किराए से अपने मकान में भी जाना है। इतने प्रेशर्स जब होते हैं तो मेंटल कंपैटिबिलिटी के साथ साथ और चीज़ों की कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या गीतांशु सर, हम जब इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी और इन सब कंपैटिबिलिटी को परखते हैं, तो एक तो इन्हें हम अपने स्टार्स के ज़रिए परखते हैं, इसी के साथ क्या ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि हम इसको चेंज ओवर कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं। अगर हम एक चीज़ के बारे में जानते हैं कि ये चीज़ मेरी थोड़ी सी वीक है या मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है, जैसे मैंने अभी कहा कि एक पार्टनर की एनर्जी थोड़ी वीक है, मान लो लथार्जिक है एक पार्टनर, तो ये बात कैसे चेंज होगी। इसके लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई नग नहीं डालना पड़ेगा, आपको अंदर से ये बात आनी पड़ेगी कि मैं थोड़ा सा आराम परस्त हूँ, मुझे थोड़ा आराम से हटके अपनी अब लाइफ को ज़्यादा संभालना पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट है जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अब आप उनसे कहें कि ठीक है मोती डाल लीजिए, ये कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, बट बेसिक बात को समझना ज़रूरी है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनको अपने आप को ठीक करना ही पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें मैरिज से पहले या किसी रिलेशनशिप से पहले पता चल जाए कि कंपैटिबिलिटी यहाँ मुश्किल आएगी, हम उस पर वर्क कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। कहते हैं ना किसी के लिए कोई ना कोई इस दुनिया में बना हुआ है, और इसी के साथ किसी के साथ आपकी टाइम, आपकी ज़िंदगी का एक वक्त डेस्टिन्ड लिखा होता है कि आप इसके साथ इतना ही वक्त गुजारेंगे। तो इस तरह की भी रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिलती हैं जी। ये किस हद तक आज के दौर में अगर हम देखें गीतांशु जी, कितनी कारगर साबित है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर
हर एक इंसान में कहीं ना कहीं अवगुण भी होते हैं और सवगुण भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हमें ओवरकम करना है और पॉजिटिविटी को अपने अंदर ढालना है। तो ये चीज़ों को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? बैलेंस बहुत अच्छा तरीका है एडजस्टमेंट का कि पहले हम लोगों को हमारे फ्लॉज पता चल जाए, हमारे हॉरोस्कोप में पता चल जाए कि हमारे पर्टिकुलर ये एस्पेक्ट वीक है। हम पार्टनर इस तरीके का ढूंढें या कोशिश करें ऐसे ढूंढने की जो हमारे इन फ्लॉज को एक्सेप्ट करे। हम उन पे काम कर रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें समय लग जाता है। जैसे मैंने एक एंगर का इशू बताया कि अगर कोई इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड है तो वो लगा है काम करने में, ऐसा पार्टनर उसको चाहिए जो कि कंपैरेटिवली इतना शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो। अगर शॉर्ट टेम्पर्ड में दोनों बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहेंगे तो आप समझ सकते हैं रिलेशनशिप को ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। दूसरा एस्पेक्ट मैंने आपसे कहा कि एक फिजिकल एस्पेक्ट एनर्जीज़ का एस्पेक्ट है। आगे फैमिली कैसे चलेगी ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैरिज का। इसको हम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से भी देखते हैं, वैदिक तरीके से भी देखते हैं। आगे जाके हमारी लाइफ में हमारे बच्चों का सुख है या नहीं है, ये भी एक फैक्टर फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत मदद कर सकती है आपकी इसमें। अच्छा, इसी के साथ एक और बात गीतांशु जी, जब हम कुंडलियों का मिलान करते हैं तो उसमें आता है कि आपके 16 गुण मिले हैं, आपके 32 गुण मिले हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो क्या दोनों का एक वेरिएशन सिमिलर होता है या डिफरेंशिएशन होती है उसमें? नहीं, काफ़ी फ़र्क है। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही है जो आप ये बात कह रहे हैं, गुण मिलान। मगर क्या करा ओवर द पीरियड, सिर्फ हम एक चीज़ को पकड़ के चले जो कि था हमारा इमोशनल एंगल। मगर हमने कभी उसको इंटेलेक्चुअल एंगल को ध्यान ही नहीं दिया। उसकी एक वजह, माफ़ करना, आज से पहले ज़माने में स्त्रियों का काम घर के अंदर था, घर के बाहर नहीं था। और आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं आज की डेट में। आज की डेट में मैन एंड वुमेन, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा है। तो आपको इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्त्री में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है और उसका मंगल स्ट्रांग है, वो घर से बाहर जाना चाहती है अपना नाम बनाने के लिए, और पार्टनर आपने उसको ऐसा ढूंढ दिया जो बड़ी बैकवर्ड सोच का है, जो घर से बाहर नहीं जाने देना चाहता, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस पार्ट को 33% ही डिफाइन करती है, इमोशंस को। बाकी 66% में से 33% वो फिजिकल एबिलिटीज़ को देती है, जिसमें एनर्जी बहुत आती है कि आपकी एनर्जीज मैच करती हैं या नहीं मैच करती। और लास्ट पार्ट, जैसे मैंने अभी कहा कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया की तरफ नज़रिया आपका क्या है, कैसे आप लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, कितना आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक पार्ट हमने बहुत पॉपुलर कर दिया, जो हमने कहा कि 16 गुण मिलते हैं। इन 16 गुण जो हम बात करते हैं, इसमें भी हम 8 कैटेगरीज में चीज़ों को डिफाइन करते हैं। किसी को हम 8 पॉइंट देते हैं, किसी को हम 7 पॉइंट देते हैं। इस हिसाब से 36 टोटल पॉइंट आते हैं। हम दोनों के मून को कंपैटिबिलिटी देखते हैं और मून के नक्षत्र, मून मैंने चंद्रमा, तो इमोशन पार्ट को हम मैच करते हैं और इमोशंस के नक्षत्रों को मैच करते हैं। इस डेप्थ पे जब हम जाते हैं तब वो एक पार्ट को हम मेजर करके बताते हैं कि आपके इसमें से 28 गुण मिलते हैं। करीबन 28 गुण से लेके 32 गुण तक हम एवरेज मिलान मानते हैं। इससे नीचे हो तो हम कंपैरेटिवली हॉरोस्कोप इतना अच्छा मैच नहीं करते। ये ट्रेडिशनल तरीका है जो आपने सुना है। मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आपके 16 गुण ही मिलते हैं सिर्फ, तब भी आपका पार्टनर और आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, क्योंकि बाकी 66% आपका बहुत अच्छा मैच करेगा। सो आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और सिर्फ कुंडली पर ही निर्भर आपका परिवार है, तो तब भी आप अपने परिवार को उस पार्टनर, अपने रिलेशनशिप के लिए कन्विंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूर्ण रूप से निर्भर अपनी कुंडली मिलान पर ही होना होगा। अगर आपकी रिलेशनशिप्स बन चुकी हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ अड़चन है, तो आप आज के हमारे इस प्रोग्राम में कॉल्स के ज़रिए या फिर मेल्स के ज़रिए अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए आपके उन फीडबैक्स को और आपके सवालों को हम इन्वॉल्व करें। आपने हमें बताया कि कितना रिलेशनशिप ज़रूरी होता है और किस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसे कैलकुलेट करती है। लेकिन मैं अब सवाल करूंगी कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में आ गए हैं, जैसे हमने किसी के साथ हमारी शादी हो चुकी या हमने पार्टनरशिप अपनी कंपनी को चलाने के लिए कर ली है, तो उसके बाद अगर हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग है। उसको हम मैनेज कर सकते हैं करीबन 75%। कैसे कि जो प्लैनेट आपका वीक है
वो कोशिश करके हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। या कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो आपस में द्वंद्व युद्ध का मतलब है कि वो दोनों प्लैनेट आपस में एक दूसरे के पार्टनर्स को इफेक्ट कर रहे हैं, उनको पॉजिटिव करने के बजाय काट रहे हैं उन एस्पेक्ट्स को, उनको हम नलीफाई कर सकते हैं। जैसे एक पार्टनर के हॉरोस्कोप में उस ग्रह को आइडेंटिफाई करके या एक से ज़्यादा ग्रहों को आइडेंटिफाई करके उनकी शांति करी जा सकती है, और अगर कोई चीज़ वीक है तो उसको प्रमोट करा जा सकता है। मगर हाँ, ये बात इम्पॉर्टेंट रखनी है कि कई लोग कहते हैं कि हमारी हॉरोस्कोप नहीं मिली, इस वजह से ये प्रॉब्लम रही, या बिजनेस में दिक्कत आ रही है पार्टनरशिप्स की। ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप्स शुरू होने के बाद भी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, अब ये भी मैं जानना चाहूँगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, जैसे कई लोगों का मानना यह है कि आज की डेट में कई ऐसे आपको शख्स मिल जाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिनकी शादी ही नहीं हुई है, जो कभी किसी रिलेशनशिप में आए ही नहीं, और कई ऐसे हैं। तो क्या ये उनका दुर्भाग्य है? क्योंकि कई बार वो इस चीज़ को अपनी किस्मत से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी में कोई आया ही नहीं, या मैंने वो वक्त खो दिया। तो इसका अल्टीमेटली रीजनिंग क्या है गीतांशु जी? कुछ हॉरोस्कोप्स ऐसे हैं जिनमें मैरिज का एस्पेक्ट या रिलेशनशिप का एस्पेक्ट बहुत ख़राब पड़ा होता है। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको आइडेंटिफाई कर सकती है कि येस, यू हैव अ प्रॉब्लम लाइक दिस। इसकी दो वजह होती हैं। पहली वजह है मैं खुद, मेरी नेचर इस तरीके की है कि मेरे रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते। उसके ऊपर तो कोई भी काम नहीं कर सकता सिवाय आपके। मगर हाँ, अगर प्लैनेट्स की तरफ से कोई चीज़ ऐसी दुविधा डालती है, जैसे कुछ हॉरोस्कोप्स में आपने सुना होगा कि कोई दोष आ गया ऐसा कि विवाह की बड़ी कोशिश करी या रिलेशनशिप्स की बहुत कोशिश करी बट समहाउ सक्सेसफुल हुई नहीं है। यस, उसमें प्लैनेट्स की प्रॉब्लम रहती है। और कुछ हॉरोस्कोप्स ऐसे हैं जिनमें बाय बर्थ ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि इस हॉरोस्कोप में आगे जाके दिक्कत आएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको आइडेंटिफाई तब करना शुरू करते हैं जब हम ऑलरेडी इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। जैसे वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 28, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 36 ईयर्स। अच्छा ये रहेगा कि आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और अर्ली एज में उन चीज़ों का उपाय शुरू कर दें, ताकि बाय द टाइम आपकी एक रिलेशनशिप की या मैरिजेबल एज आती है तो वो उसमें ज़्यादा अड़चन ना करें। और इस केस में वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपका हमेशा साथ देगा। तो दर्शकों, मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आप हाल फिलहाल में शादी करना चाह रहे हैं, या आपने आगे कभी फ्यूचर में करनी है, या आप अभी कहीं किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं एंड यू वांटेड टू नो योर फ्यूचर, तो प्लीज़ आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे बताए गए मेल आईडीज़ और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप अपनी डिटेल्स, यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, ये आप ज़रूर हमें लिखकर भेजें। कोशिश रहेगी कि हम अपने हर एपिसोड में आपके सवालों को इंक्लूड करते रहें, और नहीं तो हम आपको पर्सनली भी संपर्क करेंगे। तो इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए आप अपनी डिटेल्स हमें ज़रूर लिख के भेजें। गीतांशु जी, अब अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगी। जब रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं तो ये तो है कि हमने कुदरती किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप जोड़नी है, लेकिन जब ब्लड रिलेशन की बात करते हैं हम, कि आपके मम्मी ऐसी हैं, आपके डैडी ऐसे हैं, मतलब उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते। सो उस केसेस में क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकती है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रारब्ध में बहुत बिलीव करती है। हमने एक पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि हम इसमें एक नवामसा चार्ट होता है जिसमें हम पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में जानते हैं, जो इस जन्म में हमको तंग कर रहे हैं या आगे तंग कर सकते हैं। खून के जो हमारे रिश्ते होते हैं, जिसे आप माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, इनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी ब्लड रिलेशंस में काउंट करता है। क्यों? क्योंकि ये मिलते ही आपको प्रारब्ध से हैं। अगर आपके फादर के साथ में नेचर नहीं मिल रही, तो इस सोल, जो आपकी सोल है, उसने मांगा इस तरीके से है कि ये जो सोल पहले आई है मेरे से, इसके ऊपर कर्जा है, मैंने इसका कर्जा उतारना है। इसीलिए डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। पेरेंट्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है? एक तो जनरेशन गैप है, वो तो सबके साथ चलेगा, मगर दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी चंद्रमा कमज़ोर है तो आपको बुज़ुर्ग लोगों से, खासकर जो माता संबंधी है, आपकी अपनी माता, बुआ, मासियाँ, घर के बड़े, उनके साथ में हमेशा आपका टिफ रहेगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। अगर आपका सूर्य या गुरु ग्रह वीक है तो आपके पिता या पिता संबंधी लोगों से आपको सदैव परेशानी रहेगी। इसमें आपके सुपीरियर और बॉसेस भी आ सकते हैं काम के लिए, या आपके बिजनेस पार्टनर्स भी आ सकते हैं। ये दोनों ग्रह हैं, इन दोनों ग्रहों को आइडेंटिफाई करा जा सकता है और कुछ ना कुछ रेमेडी इनके बारे में करी जा सकती है।
सो ये भी हमारे लिए तय होता है क्योंकि ये प्रारब्ध से जुड़ा है, और इसीलिए आपको कुछ, अगर आपको लगता है कि कुछ कष्ट आपने भोगने हैं तो वो आप करेंगे, लेकिन बाद में सिचुएशंस कैन बी रिजॉल्व। जी, बहुत अच्छा है, ये सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती है। आइडेंटिफाई, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक पिता और पुत्र बिजनेस करने के लिए गए। पुत्र के आइडियाज़ बहुत हैं जो फादर को नहीं समझ में आ रहे। अब आप इस बात पे बहस कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, मगर अगर हम उसको वैदिक चार्ट के हिसाब से देखें तो बहुत मामूली से छोटे 1-2 उपाय करके ये ओपिनियन आपस में मैच करी जा सकती है। ओके, सो यानी कि कहीं ना कहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत से संबंधों को बढ़िया बनाने में हमारी हेल्पफुल एक्टिविटी में आ सकती हैं। इसी के साथ मैं आपसे और भी, गीतांशु जी, रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं कि हमारी इस एक्स के साथ आज से 3 साल पहले दोस्ती थी और अब ये दुश्मनी में, या मेरी उससे बात नहीं होती, या मेरी उससे लड़ाई हो चुकी है, तो ये चेंजेस क्यों आते हैं? ये चेंजेस गोचर की वजह से भी आते हैं। देखिए, हॉरोस्कोप में मैरिज का घर अलग है, रिलेशनशिप्स का घर अलग है। लकी या अनलकी वो लोग होते हैं जिनके रिलेशनशिप्स होते हैं और मैरिज तक कल्मिनेट नहीं हो पाते। पंचम भाव से हम रिलेशनशिप्स देखते हैं, 11वें भाव से हम फ्रेंडशिप्स देखते हैं, और 7वें घर से हम मैरिज देखते हैं। जहाँ तो ये कनेक्शन अच्छे बन गए, जैसे आप पहले फ्रेंड्स हुए, फ्रेंड्स के बाद आप एक रिलेशनशिप में गए, और अच्छे रिलेशनशिप्स की वजह से आपने डिसाइड करा कि वी कैन बी गुड मैरिड पार्टनर्स। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जब लगन लॉर्ड, 11वां लॉर्ड, पंचम घर का मालिक और सप्तम, ये सारे एक साथ समन्वय बनाते हैं। मगर अगर ऐसा नहीं होता, जैसे 11वां घर हमारा बड़ा मजबूत है, हमारे फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, मगर हमारे रिलेशनशिप्स कोई अच्छे नहीं बन पाए, तो हमारा पंचम घर उसमें थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे बन भी गए, हमने फ्रेंड्स भी अच्छे बना लिए, हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे चले, मगर गोचर का मतलब होता है जो प्लानिटरी मूवमेंट रेगुलरली चल रही है। जैसे आप सुनेंगे कि शनि चल रहा है इस तरीके से, वो स्लो प्लैनेट है, गुरु चल रहा है इस तरीके से, ऐसे आपने सुना होगा, ये प्लैनेट्स की मूवमेंट है। प्लैनेट्स की मूवमेंट जब चेंज होती है बहुत ड्रास्टिकली, तो कई बार हमारे वो रिलेशनशिप्स को इफ़ेक्ट कर जाती है, वो तोड़ देती है, या रिलेशनशिप्स में गैप ले आती है, या इतना बड़ा गैप ले आती है, और जब वो करेक्ट होती है तो 3 साल बाद हमारे वो वापस से फ्रेंड्स या रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्री डिफाइंड होती है, मतलब वो उस तरीके से पहले आपको डिफाइन कर सकती है कि ये एक बैड रिलेशनशिप्स के लिए फेज़ आ रहा है, प्लीज़ इसको डेलिकेटली हैंडल करिए, इसमें रिलेशनशिप को टूटने मत दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी। और बहुत हेल्पफुल रहता है अगर वो पार्टनर का हॉरोस्कोप आपके साथ मिलता है तो। सो कहीं ना कहीं यानी कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मौजूद है। और फ्रैंकली गीतांशु जी, आज की अगर हम जनरेशन की बात करें और आज के युग की बात करें, जिस तरीके से हमारे जो यंग बच्चे हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जिस रुख कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ों की हेल्प मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी हमारी कभी किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। मुश्किल क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से लोगों का विश्वास उठ गया है। प्रॉब्लम ये है सारी की सारी, अगर हम उसको साइंटिफिक एनालिसिस करें तो हमारी रिलेशनशिप्स के लिए जो मदद वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर सकती है, नॉर्मल हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता आज से 3 साल बाद हमारा कौन सा ग्रह बदलने वाला है, और जो इंसान हमको बहुत अच्छा या प्रिय लगने वाला है वही इंसान से हमारा कट ऑफ होने वाला है। ये चीज़ सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजी डिफाइन कर सकती है या गाइड कर सकती है। प्रॉब्लम हमारे आज युग में ये आ गई है कि हमने एस्ट्रोलॉजी को एक थोड़ा सा बैड नेम टाइप मिल गया है कि सारा कुछ इसमें ये बांध लो, ये कर लो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका उपाय हो सकता है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए हर चीज़ का उपाय नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें आपको फेस करनी ही करनी पड़ेगी। इसी के साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं गीतांशु जी, और मैं चाहूँगी कि मैं उनकी कॉल लूँ। ही इज़ वरुण। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार वरुण जी, श्रद्धा दर्शन में आपका स्वागत है। पूछिए क्या सवाल है। मैं गीतांशु जी से जानना चाहूंगा कि लाइक मेरा काफी लॉन्ग रिलेशनशिप रहा है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन पिछले कुछ टाइम से आई डोंट नो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, मतलब ना चाहते हुए भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और मतलब ट्यूनिंग इक्वल हो नहीं पा रही है। तो उसको हम किस तरीके से, मतलब कैसे मैं इसको देखूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसको स्टडी करूं, समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ये देखिए जो समय आजकल चल रहा है उसमें 4 ग्रह वक्री चल रहे हैं। वक्री का मतलब है रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड का मतलब है अपनी नॉर्मल पोजीशन से
उल्टी डायरेक्शन में या अर्थ से ऐसा अपीयर होता है कि वो थोड़े उल्टे चल रहे हैं। राहु केतु हमारे नेचुरल एस्ट्रोलॉजी ज़ोडिएक में तकरीबन सदैव ही उल्टे चलते हैं, मगर दो ग्रह जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शनि और गुरु। आजकल ये रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि एक तो एम्प्लॉयज़ की बड़ी दिक्कत आ रही है और दूसरा रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ये दो वजह हो सकती हैं कि ये टेम्पररी फेज़ है। तकरीबन अगस्त सितंबर में जाके ये प्लैनेट्स अपने आप को दोबारा से एडजस्ट कर सकेंगे और बहुत से लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट में या रिलेशनशिप्स में इशू आ रहे हैं वो जाके अगस्त सितंबर में बेटर हो जाएंगे। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी डिटेल दोनों पार्टनर्स की हमको भेज दीजिए ताकि हम उसको और डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वरुण जी फॉर कॉलिंग अस। गीतांशु जी, आज आपके साथ डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को समझने की ज़रूरत है और जिस तरह से आपने मुझे तीनों एस्पेक्ट्स बताए, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड इमोशनल, वो अगर हम सिर्फ इसको एक हेडर के रूप में देखें तो भी कई चेंजेस हमारी ज़िंदगी में हो सकते हैं, सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, लास्ट में भी जाते जाते मैं बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए और इसे पूर्ण रूप से जानने के लिए आप गीतांशु मल्होत्रा जी की भी सपोर्ट और हेल्प ले सकते हैं, बशर्ते आपको अपनी डिटेल्स हमारे इस कार्यक्रम में नीचे दिए गए मेल आईडी पर या हमारे नंबर पर भेजनी है, अपना सवाल जानना है और उसी के ही सवाल के जवाब को हम आपके समक्ष ज़रूर रखेंगे। गीतांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। नमस्कार। प्रणाम। थैंक यू दोस्तों, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ और नई डिस्कशंस के साथ। तब तक के लिए आप अपनी दोस्त काजल को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।